early heart attacks. Heart attacks in young is very important, who are in their 20s, 30s or 40s, landing up into our emergency rooms. So what are some early warnings? Cardiology में 4 cardinal symptoms हैं: shortness of breath, chest discomfort, palpitations and giddiness. So I think one thing which everybody needs to realize is that अगर कोई भी सीने का दर्द 10 से 15 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, अगर उसका एग्रेवेटिंग फैक्टर एक्सर्शन है कि आप चल रहे हैं या सीढ़ी चढ़ रहे हैं और अगर आपको सीने में भारीपन हो रहा है, सो आई थिंक दीज आर रियली इंपॉर्टेंट सिम्टम्स विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड. आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है. सो कॉमनली प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग समझते हैं कि ये जो सीने में भारीपन है या जलन है, ये शायद गैस की वजह से है, एंटासिड्स खाते हैं. आपको मैं एक डेटा बताना चाहूँगा कि इंडिया का रिसर्च है कि ऑलमोस्ट 13 to 14% ऑफ यंग अडल्ट्स हैव हाइपरटेंशन, बट इसमें से सिर्फ 50% लोगों को ये पता है कि उन्हें ब्लड प्रेशर है, और मेरे हिसाब से ये भी इन्फ्लेटेड फिगर है. आई थिंक नॉट इवन 50% नो दैट दे हैव हाइपरटेंशन बिकॉज कोई चेक ही नहीं करता. और उससे भी अलार्मिंग फैक्टर ये है कि जिन 50% लोगों को ये पता है कि उन्हें ब्लड प्रेशर है, उनमें से सिर्फ 20% लोग ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं. Welcome to our very first episode of The Heart of the Matter, where we bring healthcare conversations closer to you. And today we are speaking with Dr. Bhavik Dhiravani, an interventional cardiologist at Jabalpur Hospital and Research Center, where we are going to talk about a pressing issue, which is early heart attacks. So let's dive into this conversation, which could literally save lives. So Dr. Bhavik, why do you think this is an important issue to be discussed? I think heart attacks in young is very important because we are commonly seeing a lot of young patients who are in their 20s, 30s or 40s landing up into our emergency rooms and in our clinics. So I think it's a need of the hour where we need to educate that why is it happening and what can be done to prevent it. Okay, so we are hearing a lot about early heart attacks. So is it literally a rising trend or is it just a media hype? Unfortunately, it's not a media hype. It's a harsh reality. हम लोग पिछले कुछ समय से, कुछ वर्षों से ये देख रहे हैं कि हार्ट के पेशेंट्स की उम्र कम होती जा रही है. ग्लोबली 6 to 10% ऑफ हार्ट अटैक्स यंग लोगों में पाए जाते हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ये नंबर उससे ज़्यादा है. हमारे प्रीडेसेसर्स के कंपैरिजन में हमारे देश में हार्ट अटैक होने की एज ऑलमोस्ट 20 ईयर्स कम हो चुकी है. सो यंग लोगों में हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन है. दिस इज समथिंग दैट वी आर डीलिंग इन कार्डियोलॉजी. Okay, what age are we referring to when we say young in cardiology terms? Okay, so young in cardiology generally means patients in their 20s, 30s or 40s. तो एक टर्म होता है प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज़. ये जनरली हम तब यूज़ करते हैं मेडिकल लिटरेचर में जब किसी पुरुष में हार्ट से संबंधित बीमारी 55 साल की उम्र से कम में या किसी महिला में 65 ईयर्स से कम में हो जाए. बट आई थिंक ये डेफिनेशन अब काफ़ी ओल्ड हो चुकी है बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग कॉमनली लेट 20s, 30s और 40s में यंग लोगों में हार्ट अटैक्स देख रहे हैं. और ये सब आई थिंक मोस्टली बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल. That's really sad to hear. But what are the lifestyle habits that you're talking about among younger generation or people? So it's not one single point. I think it's an amalgamation of a lot of things. I think the first and foremost, most important thing is smoking. So निकोटीन का सेवन हमारे देश में बहुत ज़्यादा कॉमन है. लोग तम्बाकू खा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, और अब तो ई सिगरेट्स, वेपिंग, हुक्का, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी ब्लड वेसल्स को इन्फ्लेम करती हैं और ब्लड क्लॉट कर सकती हैं. इसके अलावा यंग जनरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जनरेशन, काफ़ी बड़ी संख्या डेस्क जॉब्स करती हैं, लंबे समय तक बैठने का काम है. तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. थर्ड, आई वुड से दैट डाइट, excessive use of junk food, processed food, that's also one reason. And fourth, I think stress. Stress एक बहुत बड़ा factor है. Apart from it, genetics also plays a role. So I think it's a mixture of all these things in which I think stress is something which is not commonly spoken about. Okay, so you just mentioned stress. So can you tell us more about how is it affecting? So stress is, I think, one of the most underdiagnosed but one of the most important cause of heart related issues. So आप देख रहे हैं कि आज की डेट में यंगस्टर्स में एंजाइटी, डिप्रेशन,
पॉसिबली बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर, सोशल मीडिया, ये बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार की चीज़ें आपके शरीर में कुछ केमिकल्स रिलीज़ करती हैं, कुछ कैटेकोलोमीन्स रिलीज़ करते हैं जो ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं, शुगर कर सकते हैं। बहुत कॉमनली हम लोग यंग लोगों में ब्लड प्रेशर और शुगर देखते हैं और हमें कारण नहीं पता चलता। आई थिंक स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच इज़ कॉजिंग दैट। इसके अलावा स्ट्रेस या फिर पुअर मेंटल हेल्थ व्यक्ति को फटीग कर सकता है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर mainly responsible for causing problems to your heart. Okay, now it makes sense why so many people are talking about getting therapy, getting your depression Correct. cured, So, or meditation, yoga, having good circle, having good Yeah. sleep, these are all Right. important factors which eventually will help you to maintain a good heart health. Okay, so recently we keep hearing young gym goers or fitness freaks get sudden cardiac arrest. So what is going wrong there? Okay, so all heart associations, be it European, American, Indian, everybody is saying that you need to exercise. So the guideline says that 150 minutes of physical activity, you can break it down into like 30 minutes at least 5 days a week. But nobody says that how much level of exercise, okay? So I think a lot of problem is with the young gym goers is that you just imagine strenuous workout, extremely rigorous diet regimens, lack of sleep, and some of these people are using anabolic steroids. So I think all these factors are eventually causing damage to your heart. Now imagine if there is someone जिसको ये नहीं पता कि उसका शरीर का फिटनेस उस प्रकार की एक्सरसाइज सपोर्ट कर सकता है कि नहीं, बिकॉज कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि सिर्फ हार्ट अटैक होते हैं, बट उसके अलावा कुछ स्ट्रक्चरल बीमारियां हैं हार्ट की, कुछ रिदम रिलेटेड इश्यूज हैं जो अनडायग्नोस्ड होते हैं। अगर कोई एक यंग व्यक्ति है जिसको कोई अरिदमिया है या कोई जेनेटिक सिंड्रोम है, जो स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करने से उसको रिदम डिस्टर्बेंस आ सकता है, एक अनियमित धड़कन पैदा हो सकती है जिससे उसकी आकस्मिक मृत्यु हो सकती है, तो जब तक उसको इसके बारे में पता ही नहीं होगा तो वो तो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह कोशिश करेगा जिम जाके एक्सट्रीमली स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करने का। सो आई थिंक माई की मैसेज वुड बी बैलेंस इज एक्सट्रीमली यूजफुल। अगर आप एक बैलेंस बना सकते हैं, आप करिए एक्सट्रीमली रिगरस एक्टिविटी करिए, वर्कआउट्स करिए, बट एटलीस्ट गेट योरसेल्फ टेस्टेड, डू अ बेसिक screening profile, see whether you are physically fit to do that. I think if you can do that, I think that makes a lot of sense. But at the end of the day, even if you're physically fit, having a good balance between workout, sleep, diet, mental health, I think अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो you will keep yourself safer, you'll keep your heart healthy. So you just mentioned कि पता ही नहीं चलेगा कि उनका heart health कैसा है. So what are some alarming signs or early warnings which younger people avoid? So कार्डियोलॉजी में 4 कार्डिनल सिम्टम्स हैं: शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, पैल्पिटेशंस एंड गिडीनेस। एल्डरली लोगों में कई बार फटीग भी एक 5वां सिम्टम्स हम कॉमनली देखते हैं। आई थिंक प्रॉब्लम क्या है कि ये सिर्फ यंगस्टर्स के साथ नहीं बल्कि हम कॉमनली देख रहे हैं कि एक मिडिल एज या बुजुर्गों के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि ये हमेशा से रही है कि चेस्ट पेन जब होता है तो लोग सोचते हैं कि ये शायद गैस है, और आप जब यंग होते हैं तो आपको और भी कोई ये नहीं सोच सकता कि ये हार्ट से रिलेटेड हो सकता है। सो कॉमनली प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग समझते हैं कि ये जो सीने में भारीपन है या जलन है ये शायद गैस की वजह से है, एंटासिड्स खाते हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हॉस्पिटल्स में भी फेस करते हैं, क्योंकि ये लोग हॉस्पिटल आते हैं, ईसीजी कराने तक का तो समझदारी रखते हैं, बट अगर ईसीजी में कुछ बदलाव आते हैं तो मानने को नहीं तैयार होते कि इनको हार्ट से रिलेटेड इशू है। सो आई थिंक वन थिंग विच एवरीबडी नीड्स टू रियलाइज इज दैट अगर कोई भी सीने का दर्द 10 से 15 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, अगर उसका एग्रेवेटिंग फैक्टर एक्सर्शन है कि आप चल रहे हैं या सीढ़ी चढ़ रहे हैं और अगर आपको सीने में भारीपन हो रहा है या सांस फूल रही है या धड़कन तेज़ हो रही है या आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, सो आई थिंक दीज आर रियली इंपॉर्टेंट सिम्टम्स विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। Okay, and what about traditional risk factors like cholesterol and BP, which are getting avoided these days? So प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स की स्क्रीनिंग नहीं करते हैं। एक लिटरेट समाज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे रिस्क फैक्टर्स की स्क्रीनिंग हो। इनफैक्ट हमारी ओपीडीज़ में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग अपने नाती पोतियों के साथ आते हैं,
वो लोग अपने दादा दादी का, अपने मदर फादर का स्क्रीनिंग कराना चाहते हैं लेकिन खुद का नहीं कराते। प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे लोग समाज में घूम रहे हैं शुगर और हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ, बट अंडर डायग्नोस्ड है। आपको मैं एक डेटा बताना चाहूँगा कि दुनिया में ये मतलब इंडिया का रिसर्च है कि ऑलमोस्ट 13 to 14% ऑफ यंग अडल्ट्स हैव हाइपरटेंशन, बट इसमें से सिर्फ 50% लोगों को ये पता है कि उन्हें ब्लड प्रेशर है, और मेरे हिसाब से ये भी इन्फ्लेटेड फिगर है। आई थिंक नॉट इवन 50% नो दैट दे हैव हाइपरटेंशन बिकॉज कोई चेक ही नहीं करता। और उससे भी अलार्मिंग फैक्टर ये है कि जिन 50% लोगों को ये पता है कि उन्हें ब्लड प्रेशर है, उनमें से सिर्फ 20% लोग ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं। सो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स की स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पर बहुत ज़्यादा इवन गवर्नमेंट को इसमें अवेयरनेस के लिए कुछ कैंपेन्स चलाने चाहिए, बिकॉज ये बहुत सरल तरीका है जहां आप फ्यूचर में होने वाले कार्डियोवास्कुलर रिस्क को रोक सकते हैं। So, if someone wants to assess their heart health in early 30s or 40s, so what are the basic tests or screening that you suggest? So I think I will divide it into two. One of them is your blood levels, the other is some specific tests. So हर व्यक्ति को in fact after 25 years of age एटलीस्ट कुछ ब्लड टेस्ट कराना ज़रूरी है, जिसमें लिपिड प्रोफाइल, जिसमें कोलेस्ट्रॉल के सारे पैरामीटर्स आते हैं, एक लाइपोप्रोटीन ए करके लिपिड का पैनल होता है जो कराना ज़रूरी है। इसके अलावा हर किसी को शुगर की टेस्टिंग, फास्टिंग शुगर, पोस्ट मील शुगर, HbA1c जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन रहता है ये, इसके अलावा थायराइड and other basic tests like your hemoglobin, your kidney functions and liver functions. But strictly speaking from cardiology perspective, I think lipid profile and HbA1c and sugar levels are very important. इसके अलावा फिर कुछ स्पेसिफिक टेस्ट्स हैं जो कार्डियोलॉजी से रिलेटेड हैं, जैसे ECG और 2D एको। अगर आप ECG कराएंगे तो आपको एक बेसिक हार्ट का रिदम पता चलेगा, अगर आप 2D एको कराते हैं तो आपको एक हार्ट का स्ट्रक्चर पता चलेगा। इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन योर फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट वेदर दे आर एडवाइजिंग यू टू डू दैट और नॉट, तो एक स्ट्रेस टेस्ट, चाहे वो ट्रेडमिल टेस्ट हो या स्ट्रेस इको हो, ये कुछ बेसिक टेस्ट्स हैं। एंड देन डिपेंडिंग अपॉन ऑल दीज टेस्ट आपके स्पेशलिस्ट आपको एडवाइस कर सकते हैं कुछ एडवांस टेस्ट जैसे स्पेक्ट स्कैन्स, कार्डियक MRIs, CT एंजियोग्राफीज या एंजियोग्राफी। ये सब डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर्स आपको क्या सलाह दे रहे हैं। तो अगर मेरी कोई फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीजेस की, सो हाउ फ्रीक्वेंटली शुड आई गो फॉर स्क्रीनिंग? ओके, सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज़ की, और बाय दैट वी मीन दैट अगर आपके घर में किसी मेल को 55 ईयर्स से पहले या किसी फीमेल को 65 ईयर्स से पहले कोई कार्डियोवास्कुलर इवेंट हुआ है, सो बाय एटलीस्ट 25 ईयर्स 30 ईयर्स आपका स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए। और इट कुड इवन बी दैट अगर जब भी आपके फैमिली में जिसको इवेंट हुआ, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि कोई एक एक्स पर्सन है और उसके फैमिली में उनके फादर को 45 एज में हो गया, सो एटलीस्ट 10 ईयर्स बिफोर दैट, लाइक बाय 35 स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब बाय स्क्रीनिंग आई मीन वही ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ECG, इको, TMT, ये सब होना चाहिए। एंड देन डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट्स फ्रीक्वेंसी डिसाइड की जा सकती है, every 1 to 2 years or maybe more liberal like every 3 years we can do it. And जिनके फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है उनकी भी एटलीस्ट बाय अर्ली 30s उनको स्क्रीनिंग करवा लेना चाहिए अपना। ओके, और also we've heard that thin or lean people are also at the risk of heart diseases. Is it true? Yeah, that's very true. सो एक कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में, धारणा ये है कि अगर आप दुबले पतले हैं तो आपको कोई कार्डियोवास्कुलर बीमारी नहीं हो सकती, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिकॉज एक इंडियन पैराडॉक्स है, अगर आप इंडियन सोसाइटी में हमारी जो शरीर की बनावट है उसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक एवरेज इंडियन हाथ पैर दुबले पतले होंगे लेकिन पेट के ऊपर चर्बी होगी। सो फैट डिस्ट्रीब्यूशन इनका बहुत डेंजरस है हमारे इंडियन पॉपुलेशन में। तो हमारा जो फैट है वो विसरल फैट है, जो अंगों के ऊपर, ऑर्गन्स के ऊपर जमा हुआ है। ये बहुत डेंजरस है बिकॉज इससे कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, और ये जो इन्फ्लेमेशन है ये ब्लड वेसल्स को क्लॉटिंग करती है। तो एवरेज इंडियन जो थिन है, अगर वो ये सोचे कि मैं क्योंकि दुबला पतला हूँ तो मुझे कोई हार्ट की बीमारी नहीं हो सकती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग बहुत कॉमनली हॉस्पिटल्स में ऐसे लोगों को हार्ट अटैक देखते हैं जो दिखने में एकदम नॉर्मल होते हैं, बट उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, उनको डायबिटीज़ होता है और हार्ट अटैक से तो ऑब्वियसली आए रहते हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी
बिग मिसकंसेप्शन कि अगर आप दुबले पतले हैं तो आपको हार्ट की कोई बीमारी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना एक ओबीस व्यक्ति, जितना एक एवरेजली बिल्ट व्यक्ति को सारे टेस्ट कराने हैं, उतना ही ज़रूरी एक थीन लीन बिल्ट वाले मरीज को, व्यक्ति को भी अपने टेस्ट सारे कराने ज़रूरी है। Thank you so much for breaking that myth. So as a society, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि this risk of early cardiac diseases can come a little lower? करेक्ट। सो इट्स अ बिग पिक्चर क्वेश्चन बेसिकली। बहुत सारी बदलाव की ज़रूरत है। आई थिंक इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द वे सोसाइटी थिंक्स, जैसा हमारा समाज सोचता है। आई थिंक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। आई थिंक इसकी शुरुआत तो वैसे स्कूली लेवल से होनी चाहिए। स्कूलों में बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए कि हार्ट हेल्थ क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, एक्सरसाइज कैसे होनी चाहिए। उसके बाद इंसान के घर में वो सीख होनी चाहिए। पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यंग पेरेंट्स की, कि कैसे अपने बच्चों में हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने की सीख दी जाए। बैलेंस डाइट घर में अवेलेबल होना चाहिए। आजकल आप देखेंगे कि घर में बहुत ज़्यादा बच्चे मोबाइल्स, आईपैड्स, प्ले स्टेशन इस पे रहते हैं, और पहले के ज़माने के मुताबिक आज के लोग ज़्यादा खेल कूद बाहर, जो हमारे पारंपरिक खेल हैं, वो भी नहीं खेलते। सो आई थिंक हेल्दी लाइफस्टाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। वी शुड एज अ सोसाइटी मूव मोर टुवर्ड्स स्पोर्ट। उसके बाद डॉक्टर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ चीज़ें ऐसी अपने प्रोग्राम्स डेवलप करें, लाइक एनुअल हेल्थ स्क्रीनिंग, या स्पेशली यंग लोगों के लिए कुछ ऐसे स्कीम्स निकालें जिसमें दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन कमिंग एंड गेटिंग देमसेल्व्स चेक्ड। उसके बाद सरकार की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कुछ ऐसे कैंपेन्स डिवाइस करें जिससे पब्लिक स्क्रीनिंग की जा सके और बीमारियों को होने से पहले पकड़ा जा सके। आई थिंक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ये सब भी रोल प्ले कर सकती हैं। सो ओवरऑल आई थिंक द होल सोसाइटी नीड्स टू कम टुगेदर, बिकॉज कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एक एंडेमिक बन चुका है हमारे देश में। और इवन हमारे शहर में आज के डेट में मोर देन 20 कैथ लैब्स आर फंक्शनल। तो आप समझिए कि ये तभी हो रहा है क्योंकि इतने ज़्यादा पेशेंट्स हैं, और पेशेंट्स इसलिए हैं बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट द नेशनल कैपिटल फॉर डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। ओबेसिटी हमारे देश में बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है, टोबैको का चलन बहुत ज़्यादा है। तो जिस प्रकार से एक अच्छा व्यंजन बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, उसी प्रकार एक अच्छा हार्ट अटैक बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो हमारे समाज में सारे मौजूद हैं। तो एक एक चीज़ पे हमें काम करना होगा, तभी हम इस एंडेमिक से लड़ सकते हैं। व्हाट आई फील। Okay. So, as a cardiologist, what has shocked you the most about the current trend among young heart patients? सो आई थिंक एक चीज़ जो बहुत शॉकिंग लगती है कि यंग लोगों में हार्ट अटैक्स तो देखे हैं, बट कितने फ्रीक्वेंटली अब ये देखा जा रहा है, ये बहुत शॉकिंग है। सो आई रिमेंबर 10-12 साल पहले जब मैं मेडिसिन की ट्रेनिंग कर रहा था, तब हमारे अगर कोई यूनिट में कोई एक यंग स्ट्रोक का या यंग हार्ट अटैक का पेशेंट आ जाता था, तो एवरीबडी यूज टू बी लाइक, अरे ये तो यंग में हो गया। मतलब इट वाज लाइक एन इवेंट, वंस इन अ वाइल इवेंट, और फिर उसके ऊपर डिस्कशंस होने लगते थे। बट आज तो ऐसा लगता है कि जैसे ऑलमोस्ट 50% ऑफ पेशेंट्स दैट वी आर रिसीविंग हमारे इमरजेंसी लैब्स रूम्स में, ये यंग पेशेंट्स हैं, एटलीस्ट लेस देन 40 ईयर्स। कई बार जब इन यंग पेशेंट्स की एंजियोग्राफी करते हैं, तो 35 साल की उम्र के व्यक्ति की एंजियोग्राफी में ऐसा लगता है कि जैसे किसी 55-60 साल के व्यक्ति की नसों में जिस प्रकार के बदलाव देखते हैं वैसा दिखता है। तो ये बहुत शॉकिंग लगता है कि क्या ये अपने लाइफ में ऐसा क्या कर रहे हैं, या यंगस्टर्स ऐसा क्या गलत कर रहे हैं कि जहाँ पर इतना रैपिड प्रोग्रेशन हो रहा है हार्ट डिजीज़ में, कि जो नॉर्मली फाइंडिंग्स हमें किसी एल्डरली पेशेंट में जो बहुत साल जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस हो चुका है, वो अगर अब हम यंग लोगों में देखते हैं तो ये काफ़ी शॉक करता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन यंग पेशेंट्स, ये भी काफ़ी शॉक करता है। किस प्रकार से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर यंगर जनरेशन में मूव हो चुका है, ये देख के काफ़ी शॉक होता है। और एक्सेप्टेंस ना होना लोगों का कि हाँ, हम भी बीमार हो सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट शॉकिंग फैक्ट दैट वी सी एवरी डे। Okay, so can you share a case from your experience which has left a strong impact over you? So I think
I have many cases to share, but I will primarily share two examples. मैं दो उदाहरण आपको देता हूँ. See, मैं खुद late 30s में हूँ, and sometimes it is very overwhelming to see patients of your age coming to your emergency and dealing with life and death. So मैं आपको जबलपुर अस्पताल के उदाहरण दे सकता हूँ. कुछ महीनों पहले हमारे पास एक नौजवान आए, कहीं से पार्टी करके आए थे, सीने में दर्द हो रहा था, अस्पताल की इमरजेंसी में आए. एक जो वहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर थे, उन्होंने उनको बोला आप ECG करा लीजिए, आपको सीने में दर्द है, एज ए प्रिकॉशनरी मेजर. जब ECG किया तो जो सबसे बुरे प्रकार का हार्ट अटैक होता है, QRBBMI होता है, एंटीरियर वॉल MI, वो उनकी ECG में दिख रहा था. उन्हें समझाया गया कि आप तुरंत एडमिट हो जाइए. उन्होंने उस बात को मजाक में ले लिया. उन्होंने बोला आप मुझे पैंटोप्राजोल का इंजेक्शन लगा दीजिए. उन्होंने खुद बताया और चले गए. समझाने पे कि आपको एडमिट होना तुरंत ज़रूरी है, फैमिली से बात कराने पे भी वो नहीं रुके. उनके दोस्तों के साथ वो चले गए. 2 घंटे के बाद वी गॉट हिज डेड बॉडी. ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड ऑन अराइवल. सिमिलरली उससे कुछ दिनों बाद हमारे पास अगेन इसी प्रकार के एक पेशेंट आए. इमरजेंसी से बाहर जा रहे थे बोल के कि नहीं मुझे कुछ नहीं है. इमरजेंसी से बाहर स्टेप करते ही उनको फेटल अरिथमिया हुआ, जो हार्ट अटैक में बहुत कई बार कॉमनली होता है. लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस. इमीडिएटली उनको वापस ER रूम में लिया गया, DC शॉक्स दे के कार्डियोवर्ट किया गया. फाइनली फैमिली को समझ में आया कि ये रियली बहुत इम्पॉर्टेंट है टाइम पे स्टेप्स लेना. उनको इमीडिएटली हमने ऊपर हमारे कैथ लैब में शिफ्ट किया. कि एंजियोग्राफी में पाया गया जो उनकी मेन आर्टरी है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, वो कम्प्लीटली ऑक्लूडेड थी. उसको तुरंत ओपन किया गया, रिवैस्कुलराइज किया गया. इसी प्रकार एक तीसरा पेशेंट था जो उन्होंने भी यही गलती करी, माना नहीं. बाद में आए जब तक उनको हार्ट फेलियर हो चुका था, क्योंकि हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो चुकी थी. जो चीज़ विंडो पीरियड में की जा सकती थी वो उन्होंने इम्पॉर्टेंट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खो दी. उसके बाद उनको उसके रिपरकशंस झेलने पड़े. उन्हें हार्ट फेलियर हुआ, मल्टीपल शॉक्स दिए गए. इवेंचुअली विद द हेल्प ऑफ द टीम ये पेशेंट भी स्टेबलाइज हो गए. बट आई थिंक द लेसन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि आई थिंक सोसाइटी को ये समझना होगा कि एक बार अगर आप कहीं पहुंच गए हैं और आपको अगर कोई डॉक्टर या कोई भी पैरामेडिक्स कुछ समझा रहे हैं तो वो समझना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज ये लोग यंग लोग हैं, ये दे आर द फ्यूचर ब्रेड विनर्स ऑफ द फैमिली. इतनी कम एज में अगर आपने हार्ट की मसल पे धोखा होने दिया तो आपको इसका खामियाजा पूरी जीवन भुगतना पड़ेगा. सो इन कार्डियोलॉजी देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड टाइम इज़ मसल. आप जितना समय वेस्ट कर रहे हैं उतना आपका हार्ट का मसल डैमेज हो रहा है. एक एक सेकंड बहुत कीमती है. तुरंत कदम उठाने ज़रूरी है. एक बार अगर ये बीमारी पता चल गई तो यहाँ तो हम बात ये कर रहे हैं कि हम इसको कैसे प्रिवेंट करें. बट अनफॉर्चुनेटली आज कई लोग उस व्हील ऑफ मोशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि कई लोग ऑलमोस्ट उस जर्नी में है कि जहाँ किसी को ये इवेंट्स हो सकते हैं. अगर एक बार ये इवेंट हो गया तो इमीडिएट नेसेसरी कदम उठाना बहुत ज़रूरी है. डॉक्टर्स की सलाह माननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी लापरवाही या आपका इनडिसाइसिवनेस या फिर आपका ये मानना कि मुझे ये चीज़ नहीं है, ये आप पे बहुत भारी पड़ सकता है. सो आई थिंक दिस इज़ माई एक्सपीरियंस दैट टाइमली अगर चीज़ें डायग्नोस हो रही हैं तो आपको फ्लो में जाके टाइमली ट्रीटमेंट भी लेना ज़रूरी है. दिस इज़ माई मैसेज. Okay. So, what is that one message you want every 20 to 30-year-old listening to this podcast to take seriously? Okay, so one message to all the young people is don't think that it will not happen to you. You are equally susceptible to heart diseases. So अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप स्मोकिंग छोड़िए. अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सो गेट अप, मूव अ बिट, डू लिटिल बिट एक्सरसाइज, ईट रियल होल फूड, डोंट ईट जंक फूड, keep your stress levels minimal, and don't hesitate to undergo routine health checks like getting your blood pressure checked, lipid profiles, sugars. because अगर आप आज अपने हार्ट को समय देंगे, हार्ट आपको लंबे समय तक सर्व करेगा. You are not invincible, so don't think that it is a warning. This is to empower you. So you have to be very aware towards what you are doing, how you are leading your life, how aware are you to keep your heart healthy, because this is what will serve you for a very long period of time, and that is the heart of matter.
Thank you so much, Dr. Bhavik, for shedding light on such a critical topic. If you're watching this and find it useful, please share it with someone you care about. Until then, stay heart safe and stay tuned for our next episode. Thank you.